हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैग स्टडी। आप सभी का स्वागत है प्रैग स्टडी पे। एक बार फिर से मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव और आज हमारी सोशल साइंस की पहल सीरीज की दूसरा लेक्चर होगा ये। ठीक है, आज इसमें हम लोग पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक डेमो लेक्चर दिया था, वहां पे हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ पार्ट में। जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, ये पार्ट हम लोगों ने इसमें कर लिया था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, फ्रेडरिक शेरियो की पेंटिंग्स एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, नेपोलियन बोनापार्ट, इस सब चीजों के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है। देखिएगा, अगर मैं 18वीं सेंचुरी की बात करूं तो 18वीं शताब्दी के स्टार्ट तक, अगर आप सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी में भी आपको शायद समझ में आता हो। अगर मैं बोलूं 1601, ये कौन सी सेंचुरी होगी? ये होती है 17वीं सेंचुरी। ओके, याद रखिएगा। इसका मतलब ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है और नया वाला क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो अगर मैं 1601 बोल रहा हूँ तो मतलब 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है। अगर 1701 बोलूंगा तो कौन सा सेंचुरी की बात होगी? 18वीं सेंचुरी की बात होगी। ओके, चलिए, तो जैसे बात कर रहा है मिड 18वीं सेंचुरी, मिड 18वीं सेंचुरी मतलब कितना होगा? 1750 के आसपास का समय। तो मिड 18वीं सेंचुरी के आसपास आते आते अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो पूरे यूरोप में कहीं भी कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे। नेशन स्टेट कल भी मैंने आपको बताया था। नेशन का कॉमन मतलब आप जान लीजिए लोग जो किसी कॉमन आइडेंटिटी से क्या हो, जुड़े हो, और स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो ऐसे कॉमन आइडेंटिटी से जुड़े हुए लोग जब अपनी सरकार बना लेते हैं तो क्या बन जाता है? नेशन स्टेट बन जाता है। तो कॉमन सी बात है, मैंने आपको समझाया था। तो पूरे यूरोप के मैप को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पूरे यूरोप में कहीं भी कोई भी एक भी नेशन स्टेट नहीं था। एग्जाम्पल, सर नेशन स्टेट नहीं था तो क्या था? तो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय हुआ करते थे। ठीक है, और राजा महाराजाओं की टेरिटरी क्या होती थी? बहुत बड़ी होती थी और उसमें बहुत सारे राज्य शामिल होते थे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे हैम्सबर्ग एम्पायर है। अगर आप हैम्सबर्ग एम्पायर की बात करें तो आप देखेंगे इसमें डिफरेंट रीजन और पीपल्स के लोग रहते थे। कुछ तो ऐसे हैं जो जर्मन लैंग्वेज में बात करते थे, कुछ ऑस्ट्रियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कुछ हंगेरियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कुछ लैमर्डी है। तो अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग कल्चर के लोग क्या थे, यहाँ पे थे। तो इतने सारे लैंग्वेज और कल्चर के लोगों को क्या करना, इतने बड़े एम्पायर्स में मिलाकर एक करना, एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ जोड़ पाना और जोड़ के एक नेशन बना पाना, इन तक नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट हाँ, इनके अंदर भी वो नेशन स्टेट बनाने का आइडिया आएगा, और कैसे आएगा उसी चीज को हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद उपजा, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और कैसे उसने पूरे मल्टी डायनेस्टिक रूलर्स के एम्पायर्स को खत्म किया और वहां पे डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन कंट्रीज क्या हुई, एस्टेब्लिश हुई। चलिए, तो आते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इसको। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं तो अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो 18वीं सेंचुरी में यूरोप में एक ग्रुप हुआ करता था लोगों का, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स मतलब सोसाइटी के वो लोग जो सबसे वेल्दी होते थे, जिनके पास बहुत सारे क्या होते थे, पैसे होते थे, और वो सोसाइटी में क्या करते थे, डोमेन करते थे। मतलब सबसे ज्यादा पैसा है अपर सोसाइटी, अपर कास्ट के लोग, अपर सोसाइटी में सबसे अपर लेवल के लोग, वो लोग क्या होते थे। तो भाई नॉर्मल सी बात है, तो अपर है तो करते क्या थे भाई नॉर्मल सी बात है भाई, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना इनका था। मोस्टली ये लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज प्रिफर करते थे बोलने में। याद रखिएगा, किसका यूज करते थे? फ्रेंच। ऑफ्टन इनकी फैमिलीज भी क्या होती थी, आपस में जुड़ी रहती थी। क्यों? क्योंकि आपस में बड़े लोग आपस में क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे। ठीक है, और ये लोग क्या हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे? एक कॉमन लाइफ के थ्रू क्या थे, जुड़े हुए थे। देखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कैसे लोग क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। वो कौन? एरिस्टोक्रेट्स। दूसरे कौन थे? पीजेंट्स थे। पीजेंट्स कौन थे सर? ये तो पुअर लोग, गरीब होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है, वीक होते हैं। हाँ, इनके पास कोई लैंड नहीं है, इनके पास सारे लैंड हैं। ये लोग क्या करते थे, इन एरिस्टोक्रेट्स के लैंड पे क्या करते थे, काम करते थे।
एक सबसे अच्छी बात आप जानेंगे कि पूरे यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स की बात करें तो लगभग 10 से 20% एरिस्टोक्रेट्स थे, बाकी सब कितने थे, पीजेंट्स थे। तब भी दबदबा किसका था, एरिस्टोक्रेट्स का था। तो ये माइनॉरिटी में थे और ये माइनॉरिटी में थे और ये मेजॉरिटी में होते हुए भी क्या थे, पावर्टी में थे, गरीब थे। ठीक है, इन मेजॉरिटी नॉट पावरफुल, मेजॉरिटी में तो थे बट पावरफुल नहीं थे। तो दो सोसाइटी में दो तरह के लोग थे उस समय। बट तभी आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान सोसाइटी में एक और वर्ग का जन्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास। क्या नाम देते हैं, मिडिल क्लास। क्या नाम देते हैं उसका, न्यू मिडिल क्लास। अब ये न्यू मिडिल क्लास लोग कौन थे, तो नॉर्मली वे लोग जो थोड़ा सा ओवरसी ट्रेड करके इंडस्ट्रीज बन गए, बिजनेस बन गए, कोई प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, एजुकेशन उन्होंने क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, अपना एजुकेशन ले लिया, तो वैसे लोगों को क्या हम बोलते हैं, मिडिल क्लास लोग बोलते हैं, जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए। कहाँ से पैसा आया, ओवरसी ट्रेड कर लिया, दूसरे देशों में घूम घूम के अपने देश का सामान दूसरे देशों में बेच के, कोई इंडस्ट्रीज बन गया, कोई बिजनेस कर लिया, कोई प्रोफेशन चूज कर लिया, उससे क्या बन गए, उनके पास कुछ पैसे आ गए। तो ना ही वो अमीर रहे, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि अमीर बन जाए, एरिस्टोक्रेट्स ग्रुप में चले जाएं, और इतने भी नहीं थे कि वो क्या हो जाए, पुअर कैटेगरी में आ जाए। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल क्लास। ठीक है, जो दाल रोटी सब्जी रोज बदल बदल के खा सकें। ठीक है, अब ये लोग कौन से थे, ये लोग थे एजुकेटेड। क्या थे, एजुकेटेड, पढ़े लिखे थे, और ये लोग चाहते थे कि क्या हो, यूरोप में नेशन स्टेट्स बने। तो नॉर्मल सी बात है, it was among the educated liberals middle class the idea of the national unity followed and abolished the aristocracy privilege gained popularity। तो यही जो वो मिडिल क्लास लोग थे, जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास लोग थे, जिन्होंने क्या सोचा कि भैया हम क्या करेंगे, मोनार्की को हटाएंगे, एरिस्टोक्रेसी जो है, जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज है, उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे और इक्वेलिटी लाएंगे। तो मोस्टली जो इनका आइडिया था, उनके आइडिया क्या थे, वो चाहते थे पहला नेशनल यूनिटी। क्या चाहते थे, नेशनल यूनिटी। और नेशनल यूनिटी कैसी आएगी, जब नेशन स्टेट्स बनेंगे। तो मोस्टली जो इनका कॉन्सेप्ट था किस पे डेवलप था, भैया क्या बनाना है, नेशन स्टेट्स बनाना है। नेशन स्टेट के साथ साथ जो इनका दूसरा कॉन्सेप्ट था क्या, वो था लिबरल नेशनलिज्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग लिबरलिज्म। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है और लिबरलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, लिबरल नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म। चलिए, क्या होता है लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म को नॉर्मली अगर मैं आपको बात करूं तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए, द टर्म लिबरल नेशनलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबरल मीनिंग्स फ्री। तो ये जो वर्ड है लिबरलिज्म, ये नॉर्मली एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री होता है। क्या होता है, फ्री। ठीक है, तो ये जो न्यू मिडिल क्लास थे, इनका एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था, ये चाहते थे कि सोसाइटी में क्या खत्म हो जाए, ये चाहते थे सोसाइटी में क्या हो जाए, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो यानी कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म है, इसका आइडिया क्या था, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब द पीपल बिलीव दैट एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जो प्रिविलेज हैं वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, क्या आ जाए कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या कर दी जाए, एस्टेब्लिश कर दी जाए थ्रू अ पार्लियामेंट। तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब द एंड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ओके, या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। इसका मतलब टोटल अगर पूरा कॉन्सेप्ट आप निकालेंगे लिबरल नेशनलिज्म, तो लिबरल नेशनलिज्म कहता है, ठीक है, लिबरल लोग के बारे में तो आपको पता हो ना, जो समाज में क्या चाहते हो, चेंजेस चाहते हो, उदारवाद लोग जो समाज में क्या चाहते हो, चेंजेस चाहते हो, उसको हम लोग बोलते हैं लिबरल्स। उनके द्वारा जो आइडिया लाया गया वो क्या कहलाया, लिबरल नेशनलिज्म लाएगा। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या कहता है कि भाई समाज में बदलाव आए, कैसा बदलाव आए, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी हो जाए, ठीक है, जितने भी प्रिविलेज है वो खत्म हो जाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाए, लाया जाए। तो ये मोस्ट जो कॉन्सेप्ट था लिबरल नेशनलिज्म यही बात करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। देखिएगा, ये जो लिबरल नेशनलिज्म था, इसमें जो लिबरल्स लोग थे, लिबरल में मोस्टली जो मिडिल क्लास थे, ये लोग चाहते थे लोगों को इक्वालिटी तो मिले, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात नहीं करते थे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में बात नहीं करते थे। ये वुमेन्स राइट्स के क्या थे, अगेंस्ट थे, वुमेन्स को राइट देना नहीं चाहते थे। जो भी मैन विदाउट प्रॉपर्टी थे
याद रखिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हम लोगों ने इस चीज को देखा होगा, जो भी मैन विदाउट प्रॉपर्टी थे और जो वुमेन्स थी वो इस पॉलिटिकल राइट से क्या रहती अलग, उनको इन्होंने क्या किया अपने एजेंडा में इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, खैर नेपोलियन ने बहुत सारी चीजें की तो थी, बट इनका जो कॉन्सेप्ट था भाई इस कॉन्सेप्ट में आप लोग बिल्कुल फिट ही नहीं बैठते हो। तो जितने भी लोग जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे, जो गरीब थे, जितनी भी महिलाएं थी, उनको क्या कर दिया गया, इन्होंने बाहर रखा। ठीक है, तो भैया इनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बने जिसमें भाई वे लोग जिनके पास वेल्थ है, जो टैक्स पे कर रहे हैं, वही क्या करें, वोट दें, बाकी सभी लोग क्या है एक्टिव और पैसिव सिटीजन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी शायद आपको याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां भी जब बात की थी, जब नेशनल असेंबली वहां पे बनी, तो हम लोगों ने देखा था कि जब राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स बना तो उसमें पूरे समाज को फिर से दो भागों में बांट कर रख दिया, एक बना दिया एक्टिव सिटीजन्स, एक बना दिया पैसिव सिटीजन्स। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। जो लिबरल नेशनलिज्म है वो चाह तो रहा है समाज में बदलाव आए, लेकिन बदलाव कैसा है, वो चाहता है कि समाज के कुछ वर्गों के पास ये सारी चीजें रहे, कुछ के पास ना रहे। ठीक है, तो वुमेन और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे उनको भाई उनको कोई राइट ना दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिएगा समाज में तो प्रॉब्लम्स थी, समाज में सोसाइटी में तो हायरार्की दिख ही रही है कि सोसाइटी में हायरार्की है, एरिस्टोक्रेट्स हैं, पुअर हैं और मिडिल क्लास हैं। उसके अलावा भी जब डिमांड की जा रही है तो किसकी बात की जा रही है कि भाई जो वर्किंग है, वर्किंग क्लास है, सिर्फ उसी को क्या दिया जाए, पॉलिटिकल राइट दिया जाए, बाकी जितने भी नॉन वर्किंग क्लास है या फिर जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कोई राइट्स ना दिया जाए। तो सोशल प्रॉब्लम के साथ साथ ऐसा नहीं है कि पूरे यूरोप एकदम बस सोशल प्रॉब्लम ही है, उसके साथ साथ यूरोप में पूरी एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी थी। वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या थी, आइए देखते हैं। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो इन द इकोनॉमिकल शेप लिबरल स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट। भाई लिबरल्स का मतलब क्या है, लिबरल का मतलब मैंने अभी बताया फ्री है। तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि मार्केट भी उनके लिए क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। अगर आप उस समय के यूरोप की मैं बात करूं तो यूरोप में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है सामान बेचने के लिए, ठीक है, ठीक है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो लगभग आपको 11, यहां से देख लीजिए, नॉर्मल से एक जर्मन रीजन है, न्यूरेमबर्ग से लेके हैम्सबर्ग से लेके न्यूरेमबर्ग जाना है अगर आपको सामान बेचने के लिए 1833 में अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो लगभग आपको 11 कस्टम्स बैरियर क्या करने पड़ते हैं, क्रॉस करने पड़ते हैं। और हर कस्टम बैरियर पे लगभग आपको कितना 5% क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता। लगभग कितना टैक्स देना पड़ता, हर बैरियर पे लगभग कितना टैक्स देना पड़ता, लगभग 5% टैक्स देना पड़ता। ठीक है, तो आप सोचिए कोई भी व्यापारी जब बिजनेस करने जा रहा है तो अगर उसको हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है तो उसको लगभग 11 कस्टम बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे, और 11 कस्टम बैरियर क्रॉस करने के बाद हर बैरियर पर उसको क्या देना है, 5% टैक्स देना है। ठीक है, तो सामान कितने महंगे हो जाएंगे, क्या प्रॉफिट होगा, समझ सकते हैं। ठीक है, इवन इसके बावजूद भी आप देखेंगे जो वहां पे स्टेट्स थे, जितने भी वहां पे स्टेट्स थे, उनकी सबकी क्या थी, अलग अलग करेंसी थी। यानी कि आपको यहां से यहां जा रहे हैं 11 स्टेट्स चेंज हो रहे हैं, तो आपको 11 बार अपनी करेंसी भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स था यूरोप के मार्केट में। ठीक है, चलिए, तो 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया मिडिल क्लास लोगों द्वारा, ठीक है, जिसका नाम रखा गया जोल्वरिन। ठीक है, नॉर्मली ये सबसे इसका इनिशियल पॉइंट रहा वो कहाँ रहा, पर्शिया में रहा। शुरुआत तो यही सीखी गई और बाद में ये क्या कर दिया गया, इवन पूरे जर्मनी में क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, कहाँ फैल गया, पूरे जर्मनी में फैल गया। तो जोल्वरिन जो आया तो उसने किया क्या, जोल्वरिन एक क्या था, कस्टम यूनियन था। उसने एक बहुत अच्छा काम किया यूरोप में। क्या किया, जितने भी टैक्स बैरियर थे, ठीक ना, एबॉलिश द ट्रैफिक बैरियर, सॉरी, जितने भी ट्रैफिक बैरियर थे उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसी, जो करेंसीज थी मैंने बताया था ना लगभग 30 के आसपास करेंसी थी, उनको घटाकर कितना कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, जिससे क्या किया जा सके, आसानी से ट्रेड किया जा सके। ठीक है, ट्रेड अच्छा रहेगा तो लोग का वेल्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नॉर्मल सी बात है, उसमें मिडिल क्लास लोग ही थे जो लिबरल्स है, जो ये चाहते थे कि हो ताकि उनका वेल्थ क्या हो, बढ़ता रहे। तो ट्रैफिक बैरियर को हटा दिया, जितने भी करेंसी थी उनको रिड्यूस करके कितने पे ला दिए, 2 पे ला दिए। रेलवे नेटवर्क को क्या किया गया, बढ़ाया गया, जिससे क्या किया जा सके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है,
अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद का कंजर्वेटिज्म। नेपोलियन की अगर मैं एज की बात करूं तो 1799 से नेपोलियन ने राज करना शुरू किया। उसका लक्ष्य था पूरे यूरोप पे राज करना। आपको शुरू में मैं नेपोलियन के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे लोगों ने शुरू में तो उसका स्वागत किया, लगा कि मसीहा आ गया है, बट बाद में लोगों को लगा कि नहीं, नेपोलियन क्या था भाई, वो तो एक राक्षस निकला। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, नेपोलियन 1799 से राज करना शुरू किया नेपोलियन ने। ठीक है, और कब तक किया? 1815। ठीक है, तो न्यू कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? वे लोग जो चाहते ही नहीं है समाज में क्या आए, चेंजेस आए, जो चाहते ही नहीं थे किसी तरह का चेंजेस समाज में आए, जो किसको सपोर्ट करते हैं? जो मोनार्की को सपोर्ट करते हो, जो चर्च द्वारा जो हायरार्की हो, जो चर्च को प्रमोट करते हो, जो सोशल हायरार्की हो उसको सपोर्ट करते हो, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, नॉर्मल सी बात है, प्रिजर्व करते हो कि भाई प्रॉपर्टी जिसकी है उसके पास रहे। तो ये सभी लोग, वे लोग जो सोसाइटी में किसी तरह का चेंजेस नहीं चाहते थे, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो इनके दिमाग में चीजें खटक रही थी, नेपोलियन क्या कर रहा था, खटक रहा था, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, मिलकर एक वॉर किया अगेंस्ट नेपोलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। अब ये कंजर्वेटिव कौन कौन थे? कौन कौन थे ये कंजर्वेटिव भाई? ये थे ब्रिटिश, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ये वही कंजर्वेटिव्स लोग, ये 4 कंट्री थी जिन्होंने क्या किया, नेपोलियन के अगेंस्ट वॉर लड़ा, बैटल ऑफ वाटरलू, और फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। और हराने के बाद वहां पे क्या साइन की गई, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट कौन कर रहे थे भाई? ऑस्ट्रेलियन चांसलर, क्या नाम था? ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच इसको क्या करते, हेड कर रहे थे। और इसमें हुआ क्या, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई, सबसे पहला काम क्या किया गया, यूरोप में यानी कि फ्रांस में जो नेपोलियन ने जितने भी काम किए थे पूरे सब पूरे यूरोप में, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सिर्फ वो 39 जो स्टेट का फेडरेशन बनाया था जर्मनी में, उसको छोड़ के बाकी सब चीजों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, जो फ्रांस था वहां पे फ्रांस में क्या था, राजा का राज था, सॉरी नेपोलियन का राज था, वो उसको नेपोलियन का राज खत्म करके वहां से वापस, याद रखिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस क्या बन गया था, रिपब्लिकन कंट्री बन गया था। 8th में अगर सॉरी 9th में अगर आपको याद हो, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, तो फ्रांस में भैया लोगों का शासन तो आ गया था, लेकिन ये कंजर्वेटिव लोग जब जीत गए, नेपोलियन को हरा दिया, वापस फ्रांस में क्या ला दिया भैया, राजतंत्र ला दिया, डेंसिटी क्लूरल ला दिया, फिर से बर्बन डेंसिटी का एक राजा क्या कर दिया गया, गद्दी पे बैठा दिया गया। ठीक है, इवन फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरी थी उसको भी इन लोगों ने क्या कर लिया, आपस में बांट लिया, एक बैरियर लगा दिया फ्रांस के ऊपर, एक बाउंड्री सेट कर दी ताकि फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना कर सके। ठीक है, देखिएगा, पर्सिया वाज गिवन अ इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर एंड द ऑस्ट्रिया वाज गिवन अ कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली। तो पूरी तरह से देखिएगा, फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज थी उनको क्या कर लिया इन लोगों ने, आपस में बांट लिया। नेपोलियन द्वारा सिर्फ यही एक काम था जो किया गया था, जिसको इन लोगों ने क्या कर रखा, अनटच्ड रखा। उसके अलावा नेपोलियन द्वारा किए गए सारे कामों को इन लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, आइए देखते हैं। ये सब करने के बाद भी इन लोगों का मन नहीं भरा, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होती है जब भी मोनार्की आती है, तो सबसे पहले क्या होता है, सेंसरशिप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, आप राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप राजा के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, आप राजा के खिलाफ कोई पेंटिंग नहीं बना सकते। तो क्या लगा दिया, सेंसरशिप लगा दिया, लोगों के ऊपर सेंसरशिप लॉ लगा दिया, जिसके तहत ना ही कोई बुक लिख सकता है किंग के अगेंस्ट, ना ही कोई प्ले, ना कोई सॉन्ग, ना कोई न्यूज़पेपर। पूरी तरह से जो आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑफ द फ्रीडम था वो क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द रिवोल्यूशनरीज। भैया ये रिवोल्यूशनरी जो थे, यानी कि जो लिबरल्स थे, जब यूरोप में ये सारी चीजें हो रही थी, भैया वो चुप तो नहीं बैठते। शुरू में तो उनको लगा कि चलो ठीक है, अभी ये सारी चीजें चल रही है तो हम लोग क्या करते हैं, छुप जाते हैं। तो ये जो रिवोल्यूशनरी थे ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1815, द फियर की वजह से लिबरल जो नेशनलिस्ट थे वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। ऐसा नहीं है डर गए, हाँ डर ही गए, मतलब वो छुप इसलिए गए कि भैया अगर हम लोग अभी खुल के सामने आएंगे
ये लोग क्या करेंगे, हमें सप्रेस कर देंगे। जो भी हमें करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, आराम से छुप छुप के प्लान करके करना चाहिए, इसलिए वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। और इन्होंने अंडरग्राउंड तरीके से सीक्रेट सोसाइटीज बनाकर, सीक्रेट ग्रुप्स बनाकर क्या किया, इन कंजर्वेटिव लोगों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इनमें जो सबसे फेमस नाम है वो एक फेमस नाम है, एक इटली के रिवोल्यूशनरी थे जिनका नाम है गिजित मजीनी। इनके बारे में आइए देखते हैं हम लोग। गिजित मजीनी की बात करें तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, सीक्रेट ग्रुप, जिसका नाम था कैनबरी, ठीक है। और इसके अलावा भी इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जिस पहला कौन था, यंग लिट्टी एंड मार्सेलियस, दूसरा यंग यूरोपियन बर्लिन। इनका एकमात्र लक्ष्य था कि क्या किया जाए, इटली का यूनिफिकेशन किया जाए। इनका मानना था कि इटली का यूनिफिकेशन मेरे रहते हो जाना चाहिए। खैर इनके रहते तो इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो पाया, लेकिन हाँ इन्होंने बहुत सहयोग किया इटली के यूनिफिकेशन में। तो ये लोग वो लोग थे जिन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज चलाई ताकि क्या किया जा सके, इन कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट क्या किया जा सके, लड़ा जा सके, ठीक है। लेक्चर थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग को नहीं पढ़नी है। मैंने बताया था एक क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में हम लोग सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में जिक्र करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं प्रीवियस ईयर में सब इसी से रिलेटेड है, और मे भी जो फ्यूचर में बनेंगे भी वो भी यहीं से टॉपिक्स निकल के आएंगे, ठीक है। इस वजह से मैं सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक सेकेंड। आ जाइए। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848, एक ऐसा टाइम पीरियड यूरोप में आया 1830 से लेके 1848 तक का, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ रिवोल्यूशन, जिसमें बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए पूरे यूरोप में, ठीक है। उन सारे रिवोल्यूशंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। मोस्टली यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, बेल्जियम, सॉरी जुलाई रेवोल्यूशन। और जुलाई रेवोल्यूशन में पहला हुआ एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरा बेल्जियम का रेवोल्यूशन, और जो दूसरा हमारा है वो है ग्रीक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों रेवोल्यूशंस के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन में जो पहला रेवोल्यूशन है वो कौन सा है, फ्रांस में होने वाला रेवोल्यूशन है, ठीक है। क्या हुआ भाई, फ्रांस में द बर्बन किंग्स ओवरथ्रू बाय द लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरी, जितने भी लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरी थे उन लोगों ने मिलकर क्या किया, जो वहां का बर्बन किंग था उसको उठाकर क्या कर दिया, फेंक दिया कि भैया ऐसा है तुम यहाँ से निकलो, हमें लोकतंत्र चाहिए, ठीक है, हमें भाई अपना राज चाहिए, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार चाहिए। तो इनको क्या कर दिया, उठाकर फेंक दिया, और वहां पे क्या बना दी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी, ठीक है। क्या बना दी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्की के पास कोई पावर नहीं होता, सारी पावर किसके पास होती है, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के पास होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो पहला राजा बना वो कौन बना, लुई फिलिप्स बना, ठीक है। तो पहला रेवोल्यूशन यहाँ पे हो गया, जिसमें क्या किया गया, फ्रांस द्वारा जो बर्बन डेंसिटी कंजर्वेटिव द्वारा बनाया गया था, यहाँ पे बर्बन डेंसिटी के राजा को राजा बनाया गया था, उसको हटा दिया गया, और वहां पे क्या एस्टेब्लिश कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। दूसरा जो केस है वो कहाँ का है, बेल्जियम का है। बेल्जियम की बात करें तो पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, ठीक है। और यहाँ के लोग भी क्या चाहते थे, अलग होना चाहते थे, किससे, नीदरलैंड से। और फाइनली यहाँ भी रिवोल्यूशन हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम क्या हो गया, अलग हो गया, इसको भी क्या मिल गई, आजादी मिल गई। ये 2 केस हो गया जुलाई में, फ्रेंच और बेल्जियम वाले। नेक्स्ट इसमें क्या है, ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन की मैं बात करूं तो ग्रीक रेवोल्यूशन में मोस्टली ऑटोमन एम्पायर की मैं बात करूंगा। ग्रीक उस समय ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है। 1821 में स्ट्रगल स्टार्टेड फॉर इंडिपेंडेंस। 1821 में उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल स्टार्ट किया इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की इन्होंने क्या की, हेल्प ली अपने आप को आजाद करने के लिए। ग्रीक यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है। तो अपने आप को आजाद कराने के लिए इन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प ली, और फाइनली 1832 में आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीक बिकम अ इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टेंटिनोपल के ट्रीटी के बाद से ग्रीस भी क्या हो गया, ऑटोमन एम्पायर से क्या हो गया, आजाद हो गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्या थे, हमारे रिवोल्यूशन थे, ठीक है। ग्रीक जो था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता था ऑटोमन एम्पायर के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग क्या हो गए, आजाद हो गए। भाई नॉर्मल सी बात है, सबको क्या बनना है, नेशन स्टेट बनना है। क्या बनना है, नेशन स्टेट बनना है। और नेशन स्टेट बनने के लिए क्या चाहिए भाई, जब आजाद होंगे
मोनार्क से तभी तो बनेंगे, तभी तो लोगों के अंदर क्या आएगा, यूनिटी आएगी। धीरे धीरे लोगों के अंदर जब ये फीलिंग आने लगे कि हम एक हैं, ये हमारा नेशन है, और जो रूलर होगा वो हमारे द्वारा चुना जाएगा, ना कि ऐसे ही कोई बन के आ जाएगा, तो लोगों के अंदर जब ये भावना जगने लगी तो नॉर्मल सी बात है, लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग एक मोनार्कल किंग के अंडर में रहने से अच्छा है कि हम क्या बना लें, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, एक गवर्नमेंट बना लें, एक नेशन स्टेट्स बना लें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। रोमांटिसिज्म नॉर्मल सी बात है, रोमांटिसिज्म है क्या? ठीक है, रोमांटिसिज्म नॉर्मली की मैं बात करूँ, एक कल्चरल मूवमेंट डेवलप अ नेशनल सेंटिमेंट। कोई भी कल्चरल मूवमेंट जो क्या कर सके, लोगों को एक करने का काम करे, वो क्या है आपका रोमांटिसिज्म है। रोमांटिसिज्म नहीं है वो शाहरुख खान के गाने वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं है। रोमांटिसिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, रोमांटिसिज्म का मतलब कोई भी कल्चरल मूवमेंट, कोई म्यूजिक, कोई सॉन्ग, कोई डांस, कोई फेस्टिवल जो लोगों को क्या करता हो, एक करता हो, वैसा मूवमेंट क्या कहलाता है, आपका रोमांटिसिज्म कहलाता है। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म के दौरान में बहुत सारे आर्टिस्ट ने, ठीक है ना, अपने आर्ट्स के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, स्टोरी के थ्रू और म्यूजिक के थ्रू लोगों को क्या किया, एक करने की कोशिश की। क्या की, एक करने की क्या की, उस समय कोशिश की। इसमें एक बहुत अच्छे फिलोसफर थे, जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड। इन्होंने कहा है द रियल कल्चर वाज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल। उन्होंने कहा कि जो समाज का रियल कल्चर है, अगर आपको देखना है तो आप राजा महाराजाओं के पास मत जाइए, महलों में जाकर मत देखिए। अगर आपको रियल कल्चर देखना है तो आप लोगों के पास जाइए, लोगों से मिलिए, आपको वहां पे रियल लोगों का कल्चर देखने को मिलेगा, आपको उस देश का कल्चर देखने को मिलेगा। दूसरी बात इन्होंने क्या की, कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। और कल्चर ही नेशन की क्या है, ट्रू स्पिरिट है। अगर कल्चरली लोग बहुत स्ट्रांग होंगे तो कंट्री कब हमेशा नेशन बना रहेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि कल्चरल मूवमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर नेशनलिज्म की फीलिंग जगानी है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, आप जब भी कोई देशभक्ति, देश से रिलेटेड गाना सुनते हो, चाहे वंदे मातरम, चाहे जनगण मन, तो आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि नहीं, एक लगाव वाली फीलिंग आती है कि नहीं, वही तो है रोमांटिसिज्म। ठीक है, वही तो है। कोई देशभक्ति मूवीज देखते हैं, कोई भी पेट्रियोटिक मूवीज देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं, तो आपको देख के एक लगाव आता है अपनी मातृभूमि से, अपनी जमीन से, अपने लोगों से, बस वही तो है रोमांटिसिज्म। तो कोई भी म्यूजिक, कोई भी पोइट्री, कोई भी सॉन्ग, कोई भी मूवी जो लोगों के अंदर क्या फील करे, नेशनल से रिलेटेड लव क्रिएट करे, वही क्या है, रोमांटिसिज्म है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। पोलैंड की स्टोरी देख लीजिए यहीं पे। पोलैंड किसके अंडर था, रशिया के अंडर था। रशिया ने क्या किया भाई, पोलैंड के लोगों के ऊपर जबरदस्ती रशियन लैंग्वेज क्या कर दिया, इम्पोज किया। बोला कि आप पोलिश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रशियन लैंग्वेज बोलेंगे। जो वहां के लोग थे उनको अपने लैंग्वेज से बहुत प्यार था, उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द रशियन। और रशिया उस समय भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, उसने क्या कर दिया, उनके इस मूवमेंट को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि वो मूवमेंट फ्लॉप हो गया, मुद्दा ये है कि जो लोग हैं, लोगों का जो लगाव है अपने लैंग्वेज, अपने कल्चरल लैंग्वेज से रिलेटेड, उसने क्या कर दिया, एक रिवोल्यूशन को जन्म दिया। याद रखिएगा, तो कल्चर एक बहुत बड़ी, एक लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को क्या करती है, बांधे रखती है। ठीक है, पूरा ठीक है। तो यहाँ पे आप चीजों को इस तरह समझ सकते हैं कि पोलैंड की स्टोरी से कि कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिसिज्म कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के यूनिफिकेशन के लिए, किसी देश में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए रोमांटिसिज्म भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे समय जब भारत आज़ाद होने वाला था उस समय भी कितने सारे पोएट्स ने, राइटर्स ने कहानियाँ लिखी, सॉन्ग्स लिखे, तो जो हम लोग सुनते हैं तो हम लोग के भी रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ना, हमें भी लगता है कि नहीं, तो वही चीज़, वही जो फीलिंग है वही क्या कहलाती है, रोमांटिसिज्म कहलाती है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर हार्डशिप देखिए, 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप वर एक्सपीरियंस इन द यूरोप। 1830 आते आते पूरे यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्योंकि भैया पॉपुलेशन क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब नॉर्मल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उस तरह इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगे तो क्या दिक्कत आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आएगी। और वही दिक्कत अनएम्प्लॉयमेंट के यूरोप में देखने को मिली। ठीक है, लोग रोजगार की तलाश में विलेज से कहाँ जाने लगे, सिटी में जाने लगे, जिससे सिटीज में भैया उतना जगह तो था नहीं, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, स्लम एरियाज वहां पर डेवलप होने लगे। बहुत ज्यादा स्लम एरियाज वहां पे क्या हुए, यूरोप में
सिटीज में डेवलप होने लगे, ठीक है। और तो और जो जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर थे, याद रखिएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय इंग्लैंड में हो चुका था, ठीक है। जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर थे टाउन में, ठीक है, उनका सामान कोई खरीद ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि चीप मशीन मेड गुड्स कहाँ से आ जा रहे थे? इंग्लैंड से आ जा रहे थे, जिससे बेचारे जो लोकल लोग थे उनका क्या हो रहा था, जो लोकल बिजनेसमैन थे उनका क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। उसी समय क्रॉप फेलियर की कंडीशंस भी देखने को मिली। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्रॉप्स भी क्या हो गए, फेल हो गए, और क्रॉप्स फेल होने की वजह से क्या हो गया भाई, फूड सप्लाई क्या होगी, खत्म होगी। क्रॉप कम प्रोड्यूस हुए, इसके क्या हो गया, फूड के प्राइसेस भी क्या हो गए, बहुत तेजी से बढ़ने लगे। और इसी बीच फ्रांस के पेरिस में क्या हुआ, लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो लुइस फिलिप्स जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन के बैठा था, सबसे पहले फ्रांस को छोड़ के क्या हो गया, भाग निकला। और जैसे ही वो गया, फ्रांस ने कहा कि आफ्टर द नेशनल असेंबली, फ्रांस ने अपने आप को क्या बना लिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। क्या कहा कि अब से हम क्या हो गए, रिपब्लिक हो गए, अब हमारे यहाँ पे कोई भी किंग नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब आपको पता है ना, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब द हेड ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द पीपुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर कहीं जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुना जाए तो वो कंट्री क्या कहलाती है, रिपब्लिक कहलाती है। तो भारत एक रिपब्लिकन कंट्री है। क्यों है? क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाता है। तो ये इससे पहले तक रिपब्लिक नहीं था। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट क्या था, किंग था। और किंग हमेशा कैसा होता है, अनुवांशिक होता है, हेरिडिटी होता है, अनुवांशिक होता है। इस वजह से रिपब्लिक नहीं था। और जब हंगर हार्डशिप के दौरान, इस कंडीशन के दौरान 1848 में जब लुइस फिलिप्स भागा, तो उसके बाद से फ्रांस ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लिया कि भैया हम क्या बन गए हैं, अब रिपब्लिकन कंट्री बन गए, ठीक है। मोस्टली कौन से लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट? भाई इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होनी है? गरीब लोगों को होनी है, पुअर लोगों को होनी है। और कौन से लोगों को होनी है? वे लोग जो शहरों से जो गाँव से माइग्रेट करके कहाँ आए हैं, सिटीज में आए हैं, इनको ज्यादा प्रॉब्लम होनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिली। अगर आप क्लास 9 में पढ़े होगे तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो वहाँ भी इस तरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप देखने को मिला होगा कि कैसे जो वर्कर्स की कंडीशंस थे यूरोप में बद से बदतर हो गई थी। क्यों भाई? इन्हीं सब वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। चेंज आफ्टर द नेशनल असेंबली 1848। जब नेशनल असेंबली बन गई फ्रांस में तो उसके बाद चेंजेस क्या क्या है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वोटिंग राइट्स टू ऑल मैन अबव 21, 21 साल से ऊपर के सभी मैन को वोटिंग राइट दे दिया गया। याद रखिएगा, नो वोमेन, वोमेन्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं था। यहाँ देखने वाली ये बात है, वोमेन्स को फिर से कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिले। राइट टू वर्क जो था उसको क्या कर दिया गया, गारंटेड कर दिया गया कि भैया सबको काम जरूर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से काम दिया जाएगा। ये दो काम थोड़ा सा अच्छा किया आफ्टर 1848। किसने? फ्रांस ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? 1845 सिल्सा रिवोल्ट। सिल्सा में क्या हुआ देखिएगा। सिल्सा में एक कॉन्ट्रैक्टर और वेबर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए। जो वेबर्स थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, वेबर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें पैसे कम देने शुरू कर दिए। तो वेबर ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है भाग के पास के विलेज में जाके छुप गया, लेकिन विलेज के लोगों ने वहां से इसको क्या कर दिया, भगा दिया। और जब इसको भगाया तो ये किसके पास चला गया, मिलिट्री के पास चला गया। अब मिलिट्री प्लस इसके सामने कौन है, वेबर्स। अब इन दोनों में क्या हुई, फाइट हुई। अब जब फाइट होगी तो जीतेगा कौन? नॉर्मल सी बात है, मिलिट्री जीत गई। लगभग 11 वेबर्स क्या हो गए, मारे गए। ये भी यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, जीत गया। देखिए मुद्दा, देखिए यहाँ पे समझाने का मुद्दा ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। मुद्दा ये है कि रिवोल्ट सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, रिवोल्ट पूरे यूरोप में जगह जगह कहीं ना कहीं रिवोल्ट हो रहा है। इन सारी चीजों को लेकर राष्ट्रवाद की वजह से पूरे यूरोप में क्या हो रहे हैं, रिवोल्ट हो रहे हैं। लोगों को हर जगह नेशन स्टेट्स बनना है, लोगों के अंदर देश के प्रति भावना, प्रेम, लव डेवलप्ड हो रहा है, जिसको लग रहा है कि हमें क्या चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए। तो उसको लेके जगह जगह क्या हो रहे हैं, रिवोल्ट्स हो रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स क्या कर रहे थे भाई, लिबरल्स भी तो थे जो क्या चाहते थे, चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में। लिबरल्स मतलब वही मिडिल क्लास लोग। कौन?
वही मिडिल क्लास, वही तो है हमारे लिबरल्स। तो ये मिडिल क्लास चाहते क्या थे? पहला, लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। भाई ये जो ग्रुप था रेवोल्यूशनरी का, किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। इनकी डिमांड क्या थी कि हमें चाहिए नेशन स्टेट, हमें चाहिए पार्लियामेंट, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमें चाहिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कब मिलेगा भाई? जब हमारे यहाँ क्या आ जाएगी? एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, जब संविधान आएगा तभी तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें मोस्टली कौन थे? मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया, जब आइएगा देखिएगा, मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया, जर्मन रीजन में मिडिल क्लास लोगों ने, मिडिल क्लास पीपुल ने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम रखा जर्मन नेशनल असेंबली। अब इस जर्मन नेशनल असेंबली ने इलेक्शन के थ्रू 831 मेंबर्स को क्या किया? चुना। ठीक है, और 18 मई 1848 को ये वो लोग इकट्ठा हुए कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, सॉरी सेंट पॉल एक चर्च था, सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पॉल एक चर्च था फ्रैंकफर्ट नामक प्लेस पे, वहां पे लोग क्या हुए? इकट्ठा हुए, इसलिए इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नोन एज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, इनका काम क्या था कि हम क्या करेंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे जर्मनी के लिए, जर्मन रीजन के लिए। ठीक है, बट इनसे एक गलती हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते समय इन्होंने क्या कर दिया? जितने भी वर्कर्स थे और जितने भी आर्टिशियंस थे उनको इन्होंने क्या कर दिया? इग्नोर किया, जिसकी वजह से जितने भी वर्कर्स और आर्टिशियन थे इनसे नाराज हो गए, उनका साथ छोड़कर क्या हो गए? चले गए। तब भी इन्होंने क्या किया? अपना काम किया। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन बना के कहाँ पहुंच गए? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग के पास पहुंच गए, किंग ऑफ पर्शिया के पास पहुंच गए। अब याद रखिएगा, किंग ऑफ पर्शिया के पास क्यों पहुंचे? भाई जर्मन रीजन के ये लोग थे तो जर्मनी के किंग के पास जाना चाहिए। तो याद रखिएगा उस समय जर्मनी कोई एम्पायर नहीं हुआ करता था, कोई किंगडम नहीं था, वो एक रीजन था, एक क्षेत्र था जो इसके अंडर में आता था। इसलिए किसके पास गए? इस पर्शिया के किंग के पास गए। बट आपको पता ही है कोई भी किंग अपने पावर को कंट्रोल करना नहीं देना चाहता, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया भैया? कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पावर कोई क्या करे? कंट्रोल करे। और अपने आर्मी वाले लोगों को बुलाया और इन सभी लोगों को आराम से कमरे में बिठा के खूब पिटाई कराई। इतनी पिटाई लगाई कि इनके दिमाग से क्या निकल जाए? इसका भूत निकल जाए। लेकिन भाई ऐसे कैसे सकता है? रेवोल्यूशनरी के दिमाग से ये सारी चीजें निकल जाएं? संभव है? नहीं संभव है। खैर, ये जो फ्लॉप हुए, मुझे लगता है कि इसके पीछे वर्कर्स और आर्टिशियन का अपना हाथ खींच लेना भी था, क्योंकि अगर ये इनके साथ रहते तो क्या होता? एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये लोग रहते हैं। बट इन लोग की कुछ कमी थी जिसकी वजह से वर्कर और आर्टिशियन ने इनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, ये भी फेलियर का एक रीजन आप समझ सकते हैं होगा। बट एक चीज तो मोनार्की समझ गई थी कि बहुत ज्यादा समय तक हम इनको क्या नहीं कर सकते हैं? रोक कर नहीं रख सकते हैं। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये लोग क्या हो? बंधे रहे, बहुत ज्यादा कूदे ना। डेट्स में उन्होंने थोड़ी थोड़ी फ्रीडम देना लोगों को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उन्होंने क्या कर दिया? सेफ्डम या फिर बॉन्डेड लेबर को क्या कर दिया? पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है ना? और जो हंगेरियन एरिया था, गारंटेड ऑटोनॉमी इन 1867, और उसको भी क्या कर दी? ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा दी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग वहां पे आ जाते हैं। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी तो अभी आपने देखा कि कैसे उनको क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। जिन लोगों ने क्या किया था? जो मिडिल क्लास लोग थे, जर्मन नेशनल असेंबली के लोग थे, इनको क्या कर दिया गया? राजा द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया कि भैया हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो क्या ये लोग चुप रहने वाले थे? भाई राजा से मार खा के आए थे, चुप तो नहीं रह सकते थे। तो इन्होंने क्या किया? ठीक है, ये मिडिल क्लास लोग जो पर्शिया पे गए, वहां पे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे वो अपने पास आर्मी रखते थे, उनको बोलते थे जंकर्स। तो जंकर्स से मिले, जितने भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वहां पे उनसे मिले, उन जंकर्स से मिले, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, कहा कि भैया हमें क्या होना है? आजाद होना है। ठीक है, पर्शिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। पर्शिया ने क्या किया? इसका बेड़ा उठाया, और जंकर्स और पर्शिया के लोग, पर्शिया का राजा ने क्या किया? अपने जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, तो जंकर्स प्लस पर्शिया ने मिलकर क्या किया? इनके ये जो लोग थे कौन? कंजर्वेटिव्स, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, इनके खिलाफ क्या कर दिया?
वॉर डिक्लेयर कर दिया और फाइनली आफ्टर द 7 ईयर पर्शिया क्या हो गया, जीत गया। और जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे इनका क्या था, कंट्रोल था, ठीक है। तो इनके खिलाफ क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। जंकर्स पर्शिया के साथ, पर्शिया की तरफ से कौन लड़ा था, ऑटोमन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर था वहां का, ठीक है। 7 साल तक ये वॉर चला और फाइनली पर्शिया जीत गई और उसके साथ जर्मनी का क्या कर दिया गया, यूनिफिकेशन कर दिया गया। और उसके साथ ही 18 जनवरी 1871 को केसर विलियम बिकम द किंग। केसर विलियम फर्स्ट को उसको वहां का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। पहला यूनाइटेड जर्मनी का क्या बना, राजा बना कौन, केसर विलियम फर्स्ट, ठीक है। केसर विलियम फर्स्ट ने जब राजा बना तो उसने कुछ अच्छे काम किए। अच्छे काम में जैसे क्या किया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज कर दिया, बैंकिंग मॉडर्नाइज कर दिया और जुडिशरी सिस्टम को भी क्या किया, मॉडर्नाइज किया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। केसर विलियम फर्स्ट ने कौन कौन से अच्छे काम किए, किसका मॉडर्नाइजेशन किया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बैंकिंग, जुडिशरी और करेंसी का क्या कर दिया, मॉडर्नाइजेशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की बात करें ना तो इटली की यूनिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो इटली उस समय, ये इटली का मैप है, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड हुआ करता था, ठीक है। 7 स्टेट में क्या होता था, डिवाइड होता था। ये जो 2 रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक ना, सर्डियन एंड पिडमोंट रीजन था, वो विक्टर एमेनुअल सेकंड द्वारा रूल किया जाता था, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा रूल किया जाता था। ये जो बीच का पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन किसके अंडर में था, पोप के अंडर में था। और ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं, ये पूरा रीजन किसके अंडर में था, ये था बर्बन किंग ऑफ, सॉरी ये देखिएगा हो गया है, ठीक है। मैं यहां से हटाने की कोशिश करूँ, शायद नहीं हट रहा है। बर्बन किंग ऑफ स्पेन, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में आता था, ठीक है। तो इटली की यूनिफिकेशन की बात करें तो इटली की यूनिफिकेशन के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था, इटली की यूनिफिकेशन के बारे में सबसे पहले सोचा था किसने, गिज़िप मज़ीनी ने। और यंग इटली नाम का इन्होंने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई, ये इटली का यूनिफिकेशन नहीं करा पाए। और इसका बेड़ा किसने उठाया, विक्टर एमेनुअल सेकंड। इन्होंने कहा कि मैं इटली का यूनिफिकेशन करके दिखाऊंगा। इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, काउंट कॉनवे। उसको बुलाया और कहा कि भाई मैं तुमको जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि तुम जाओ पूरे इटली का क्या करो, यूनिफिकेशन करो। ने कहा ठीक है जनाब, मैं करता हूँ। तो काउंट कॉनवे ने क्या किया, वो फ्रांस के साथ मिला, ठीक है, और फ्रांस की आर्मी के साथ मिलकर उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और हैम्सबर्ग अंपायर को क्या कर दिया, हरा दिया। यानी कि ये वाला रीजन क्या कर लिया, हरा दिया। याद रखिएगा, ये वाला जो रीजन है, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, ये ब्लू, ठीक है, इस वाले रीजन को क्या कर दिया, हरा दिया। और हरा कर क्या कर लिया, अपने में मर्ज कर लिया। यानी कि ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग अंपायर को क्या कर दिया, उसने हरा दिया। दूसरा, काउंट कॉनवे ने एक आदमी हुआ करता था गिज़िप ग्रिब्डेल, उसके साथ मिलकर, ये एक आदमी था जिसके पास अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी थी, ठीक है, एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था। इसके साथ मिल करके क्या किया, ये जो स्पेन वाला रीजन है, ये नीचे वाला रीजन है, ठीक है, इनको भी क्या कर दिया, हरा दिया। इनको भी क्या कर दिया, हरा दिया। और ये जो पोप वाला रीजन था, तो पोप तो बेचारा डर के मारे ही क्या कर दिया, हार मान लिया। और फाइनली क्या कर दिया गया, इटली का यूनिफिकेशन कर दिया गया। और 1861 में विक्टर एमेनुअल सेकेंड को यूनाइटेड इटली का क्या डिक्लेयर कर दिया गया, राजा डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो चीजों को देखिएगा एक साथ धीरे धीरे करके कैसे पूरे इटली का क्या कर दिया गया, यूनिफिकेशन कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस थोड़ा सा स्ट्रेंज था, आइए देखते हैं ब्रिटेन का केस क्या था। आप देखेंगे ब्रिटेन में ये जो पूरा एरिया है वो डिफरेंट पार्ट में क्या था, डिवाइडेड था। ऊपर वाला स्कॉटलैंड, इसमें स्कॉट लोग रहते थे। ब्रिटिश, जिसमें इंग्लिश लोग रहते थे, ठीक है। वेल्स और आयरलैंड, जिसमें आयरिश लोग रहते थे। तो नॉर्मल सी बात है, अलग अलग रीजन में अलग अलग रहने वाले लोग थे, ठीक है। जो वेल्स था वो 1535 से ही क्या था, ब्रिटेन का पार्ट था। इन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड के साथ एक ट्रीटी साइन की, ठीक है। तो 1707 यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म विद द एक्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो 1717 में एक एग्रीमेंट साइन किया, एक्ट ऑफ द यूनियन, और उसके साथ इन्होंने क्या कर दिया, स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया। देखिएगा ब्रिटेन में पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है ना।
किंग स्ट्रांग नहीं था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ भी है, ठीक है, बट यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब इन लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, स्कॉटलैंड को क्या कर लिया, अपने में मिला लिया, क्या कि भाई आओ मेरे साथ मिल जाओ, और फिर हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और क्या बना लिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसमें पहले तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक था, बट धीरे धीरे क्या हो गया, इन ब्रिटिश लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में क्या होने लगा, ज्यादा बढ़ने लगा। और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, स्कॉट लोगों को हैरास करना क्या किया, शुरू किया, ठीक है। वही कंडीशन आप देखेंगे आयरलैंड में। आयरलैंड में क्या हुआ, आयरलैंड में दो कम्युनिटी रहती थी, एक कैथोलिक एंड एक प्रोटेस्टेंट, ठीक है। एक थी मेजॉरिटी ग्रुप और ये क्या थी, माइनॉरिटी ग्रुप। तो ब्रिटेन ने क्या किया, भाई नॉर्मल सी बात है, जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी रहेंगे तो दोनों में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना। तो इन दोनों में हमेशा क्या रहता था, कन्फ्लिक्ट। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इनको सपोर्ट करना शुरू किया, भैया मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, इनसे क्या करो, लड़ो। इसके अगेंस्ट भी वुल्फटोन 1778 में क्या किया, रिवोल्ट किया, लेकिन फिर इनको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। और फाइनली 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सली क्या कर लिया गया, अपने साथ मिला लिया, और उसके बाद फिर क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है। तो सबको मिलाकर क्या बन गया, ग्रेट ब्रिटेन, क्लियर है। तो एक एक करके इसका यूनिफिकेशन कर दिया गया धीरे धीरे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेशन को क्या करना, विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करने का मतलब नेशन को एक एलोगेरी की तरह, एक फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया, कहाँ पे, पूरे यूरोप में, ठीक है। 18 to 19 सेंचुरी की मैं बात करूं तो उस समय यूरोप के आर्टिस्ट ने क्या किया, नेशन को एक फीमेल फिगर की तरह दिखाना शुरू किया। इस फीमेल फिगर को हम लोग एलोगेरी नाम देते हैं। जैसे फ्रांस में क्या दिया गया, मैरियाना नाम दिया गया, और जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। जैसे हम भारत में अपनी जमीन को, लैंड को क्या भारत माता की तरह कंसिडर करते हैं ना, हमने भी एक क्या दिया है, उनको एक फीमेल फिगर दिया हुआ है, उसी तरह यूरोप में भी किया जाने लगा। इससे होता क्या ना, लोगों का अटैचमेंट बहुत तेजी से अपने लैंड के प्रति होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखिए नेशनलिज्म तो हम लोग तब से पढ़ ही रहे हैं, नेशनलिज्म आपको समझ में ही आ रहा होगा कि राष्ट्र से संबंधित लगाव जो है वो हमारा क्या है, नेशनलिज्म है। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, इंपीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, अपना एरिया को, अपने एरिया को क्या करना, एक्सटेंड करना। तो इंपीरियलिज्म, जब नेशनलिज्म अपने पीक पे चला जाता है तो किसको जन्म देता है, तब वो जन्म देता है किसको, इंपीरियलिज्म को। जैसे आपने देखा होगा क्लास 8 में, अगर आपने पढ़ा होगा द राइज ऑफ हिटलर के बारे में, जर्मनी वाला जो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, वहां भी देखा होगा आपने। तो हिटलर के राष्ट्रवाद ने क्या किया, हिटलर की इच्छाओं को बढ़ाया, हिटलर को पूरे यूरोप का राजा बनाना चाहा, हिटलर द्वारा कई जगहों को कॉन्क्योर किया गया, और फाइनली एटलीस्ट आप देखेंगे उसने क्या कर दिया, साम्राज्यवाद को जन्म दिया हिटलर के अंदर, और बाद में आगे चलकर हिटलर का पूरा देश जर्मनी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो इंपीरियलिज्म कुछ नहीं है, एक पॉलिसी है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक दूसरे कंट्री को अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं। इसका जो मेन एलिमेंट है, लोगों को क्या करना, दूसरे कंट्री को कॉलोनी बना लेना, अपने क्या बना लेना, कॉलोनी। इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी आपकी किताब में दी हुई है, बाल्कन रीजन की, ठीक है। बाल्कन रीजन मोस्टली ऑटोमन अंपायर के अंडर में आया करता था, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ऑटोमन अंपायर वीक होता गया ना, ऑटोमन अंपायर के वीक होने के साथ साथ ये बाल्कन रीजन में सभी लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे अपने आप को फ्री करने लगे। और जब ये लोग फ्री होने लगे तो इन लोग का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा, इन लोग का लालच क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। लालच क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या कर ले, अपने में मर्ज कर लें, और लालच बढ़ता गया, लोग एक दूसरे से जेलस करने लगे। धीरे धीरे इन लोगों ने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसी में इनके अलावा भी दूसरे लोगों ने अपनी आंखें गड़ा दी, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, और भी बहुत सारे लोग ग्रीडी हो गए, और उन्होंने भी सोचा कि हम भी क्या करेंगे, अपने साम्राज्य का क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। और इसी साम्राज्य के एक्सपेंशन, इसी किंगडम के एक्सपेंशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी क्या किया था, जन्म दिया था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी क्या किया था, जन्म दिया था। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपका यहाँ पे एक शॉर्ट सर्वी फास्ट रैपिड रिकॉल आपका करा दिया है, ठीक है। अब इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं
टॉपिक वाइज याद रखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन क्या करूंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। अगर आप ये लेक्चर कर लीजिए उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करेंगे लाइव क्लासेस में, और जो भी दिक्कत होगी वहाँ पे आप डायरेक्ट बताइएगा, वहीं पे सॉल्व करेंगे, वहीं पे सबका आंसर क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी 1 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन एंड आंसर को, प्रीवियस ईयर के, और जो भी मे बी प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर पूछा जा सकता है इस साल, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।